बच्चों हम लोग वेक्टर चैप्टर की लगभग पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट सीबीएसई में एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेसिक फंडामेंटल पे बेस्ड है वो क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे, ठीक है जी। और जो बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो मस्ट हैं आप लोगों को समझने के लिए, करने के लिए, वो क्वेश्चंस हम लोग पहले करके देखेंगे। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसको आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लें, ठीक है जी। एक यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सॉरी क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दो वेक्टर्स ए और बी दिए हुए हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने को बोला गया। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें बच्चों, आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यदि कोई वेक्टर निकालना हो तो हमेशा आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट में जो वेक्टर है वो दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्रोडक्ट करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो जो रिजल्ट आता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जो एन कैप है दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी निकालने पड़ेंगे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है जी। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप कैंसिल हो गया, जे कैप माइनस 2j कैप हो गया माइनस जे कैप, और k माइनस 3k इज माइनस 2k कैप। ये मेरे पास दो वेक्टर्स निकल गए, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये करके देखूंगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, पूछा गया था यूनिट वेक्टर, और ये मुझे क्या देगा, ये देगा मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। तो मुझे उसमें से मैग्नीट्यूड हटाना पड़ेगा, जो भी वेक्टर मुझे मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम सेकंड स्टेज में करेंगे, तब आप देखना। पहले आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। सिंपल ही है, वैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आ गया है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड और डायरेक्ट करना भी आपको आता है, ठीक है जी। दोनों ही एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। जनरली जो डिटर्मिनेंट की मेथड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है ना, और कई केसेस में जब छोटे वेक्टर्स होते हैं तो उनके लिए डिटर्मिनेंट में जाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए इसको हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 4 ये i है, j है, k है, ठीक है। रफ में कर रहा हूँ मैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो पहला टर्म है वो j कैप है, ठीक है। i कैप इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं और लास्ट टर्म को जीरो कर देते हैं। ऐसी सिली मिस्टेक मत करना, ध्यान देना ये j कैप दिया हुआ है तो पहला कॉलम जो है उसमें जीरो आएगा, बिकॉज i कैप यहाँ पर है ही नहीं, यानी i कैप का कोएफिशिएंट जीरो रहा होगा। तो j कैप हो गया और k कैप हो गया, ये तो ये डिटरमिनेंट बन के आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों i कैप के साथ क्या बनेगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और माइनस ऑफ माइनस 4 तो प्लस 4, ठीक है जी। फिर माइनस j कैप है ना, सेकंड टर्म माइनस का होता है, पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस। चलिए तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, 2 2 जो माइनस 4, ठीक है जी, ये आ गया। फिर आ गया k कैप, दिस वैल्यू विल गिव यू माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो दिस इज माइनस 2i, ये बच गया माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है जी, माइनस 2k कैप। तो ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के ही परपेंडिकुलर आया है, मगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो
आपने ये देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कि किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है, तो आप ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और निकालते कैसे थे बच्चों, ए बी वेक्टर में से आप मैग्नीट्यूड को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ए बी वेक्टर में, ठीक है। तो चलो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर एक ही बात होगी। चलिए लिख देते हैं -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 20 + 4 24। तो स्क्वायर रूट 24 क्या होगा बच्चों, 2√6, ठीक है जी। तो 2√6 आ गया निकल के, तो व्हाट आई विल गेट -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय 2√6। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। बट इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, 2 से डिवाइड कर देंगे इजीली, तो -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय √6। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a + b एंड a - b। बच्चों क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके। सिंपल ही क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि यदि ये ट्रायंगल बनाए 3 पॉइंट मिलके तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो कई तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंस अभी हम लोग वेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको बोला भी जा सकता है कि यूजिंग द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय 3 पॉइंट्स। फिर वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे देगा 3D में, 2D में भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंस हम लोग इस क्वेश्चन को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी देखेंगे, फिर उसमें आपको एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में क्या करोगे, आप तीनों पॉइंट्स की ट्राइंगल बना के तीनों लाइंस की लेंथ निकालोगे, है ना। तीनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल की उनकी लेंथ निकाल के हीरो का फॉर्मूला लगा दोगे, अंडर रूट ऑफ s इंटू s - a इंटू s - b एंड s - c। उस तरीके से भी कर सकते हो। बट यहाँ क्या एक्सपेक्टेड है कि हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे जो आपको ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बताया है, फिर भी आपको बताता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। जहाँ ए और बी क्या है, ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं। मान लीजिए ये साइड है ए वेक्टर और ये साइड है बी वेक्टर, ठीक है। ये साइड कुछ भी हो सकती है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 साइड 2 वेक्टर से फिक्स कर दी तो तीसरी तो ऑटोमेटिक फिक्स हो गई, बिकॉज 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल फिक्स होगा ना कुछ जो भी होगा, राइट। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ये भी याद होगा कि एंगल बिटवीन दी ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता था, 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने क्या लिखा था, AB sin थीटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है जी। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने आपको समझाया था। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 1, 1। पॉइंट B के दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट बच्चों 1, 2, 3 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट दिए हुए बच्चों 2, 3 एंड 1। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। जब 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएं तो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला वेक्टर आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो लेट्स से CA वेक्टर निकालते हैं ना, CA वेक्टर या A वेक्टर को बोल देते हैं CA वेक्टर, ठीक है। CA वेक्टर क्या होगा, C से A तक जाने वाला वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये वेक्टर 1 - 2 -1 i कैप, 1 - 3 -2 j कैप, 1 - 1 ये 0 k कैप। हाँ, इस टर्म को मैं ना भी लिखूं तो चलेगा, मगर लिख दिया है। चलिए, सिमिलरली B वेक्टर क्या निकलेगा बच्चों, CB वेक्टर, ठीक है जी। ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। तो 1 - 2 तो -i कैप, 2 - 3 -j कैप, 3 - 1 तो +2 k कैप। यहाँ क्या मिल गया बच्चों, मुझे A वेक्टर और B वेक्टर मिल गए,
ठीक है जी। अब मैं क्या इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जल्दी से प्रोसेस समझा रहा हूँ, बोर्ड में आप हर स्टेप पे लिखते हुए चलेंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय, ये लिख दिया, फिर ये फॉर्मूला चिपका दिया, फिर लिखा लेट अस फाइंड दी टू एडजेसेंट या टू साइड टू वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे कि लेट पॉइंट ए बी एंड सी डिनोटेड लाइक दिस, और ये ट्राइंगल बना दोगे। फिर लिखोगे ए वेक्टर इज सी ए वेक्टर, बी वेक्टर इज सी ए वेक्टर, और फिर ये लिखोगे वहाँ पर कि पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, फिर ये लिखोगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप यहाँ पर ओमिट कर दिया है, ठीक है। यहाँ भी लिखोगे पोजिशन वेक्टर ऑफ, क्या लिखोगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है। सी बी वेक्टर क्या लिखोगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, फिर आप ये लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलना बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ मैं आपका टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, सो दैट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे क्या करना है, सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाना है, जबकि आपको 3 पॉइंट्स दिए हों, ठीक है। एक बार आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो आप कई कॉन्सेप्ट लर्न कर जाएंगे, जैसे कि 3 पॉइंट्स यदि दिए हों तो कैसे दो वेक्टर्स निकालते हैं यूजिंग पोजीशन वेक्टर मेथड, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, तीसरा ये फॉर्मूला इटसेल्फ कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है जी। तो ये चीज़ करते हुए अब बच्चों डायरेक्टली हम जरा एक बार फटाफट देखते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा क्या। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, ठीक है। ये मेथड हम कई बार देख चुके हैं, तो मैं थोड़ा क्विकली करूँगा अब। -1 -2 0 -1 -1 2, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आई कैप के साथ में क्या आएगा, ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, बचेगा ये। तो 2 × 2 2 × -2 -4, और 0 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ आएगा नहीं, फिर -j कैप, ठीक है। जब भी हम डिटर्मिनेंट को किसी भी पहली बात तो ये डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए हम किसी एक रो से स्टार्ट करते हैं या किसी कॉलम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस रो से स्टार्ट किया तो इस रो के एक एलिमेंट को लेते जाएंगे, ठीक है, और जिस एलिमेंट को पिक करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर निकलेगा उस माइनर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ +i होगा या -j हो जाएगा, फिर ये +k हो जाएगा। मान लीजिए 4 ऑर्डर का होता तो यहाँ +k के बाद अगला जो होता है वो माइनस करके आता, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। पहले प्लस से ही शुरुआत करते हैं, पहला टर्म प्लस ही होगा। तो ये हो गया, चलिए ये चीज़। तो हम लोग क्या कर रहे थे, आई कैप के कोफिशिएंट निकाल दिया, जे कैप के निकालने के लिए क्या करेंगे, -j कैप, देन इस रो को हटाएंगे, इस कॉलम को हटाएंगे, बचेगा 2 × -1 तो -2, ये 0 है तो कुछ होगा नहीं, प्लस k कैप, और k कैप के लिए ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा, बचेगा -1 × -1 +1, माइनस ऑफ -1 × -2 यानी -2, ठीक है जी। तो ये वैल्यू मुझे देगी -4i कैप +2j कैप, ठीक है जी, -k कैप। ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी a क्रॉस b की, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो अब यहाँ रखेंगे। नाउ बोर्ड के एग्जाम में मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में आप हर चीज़ को लिख कर चलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, कि नाउ फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, नाउ वी नो दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, या इस तरीके से, ठीक है, इज इक्वल टू मान लेते हैं सी वेक्टर, ठीक है, या इस तरह से आप लिख देंगे कि लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का लिख देंगे, या फिर लिख देंगे नाउ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वैल्यू -4i कैप +2j कैप -k कैप इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, कितना हो गया, 4 + 1 5 60, तो 21 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये मिल गया हमको इसका मैग्नीट्यूड। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अब मुझे लिखेंगे ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो हो गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है जी। इसमें लिखेंगे आखिरी में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होता है बच्चों, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, है ना, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो आप आखिरी में लिखेंगे स्क्वायर, सेंस यूनिट तो दिया हुआ नहीं है। तो द गुड प्रैक्टिस इज कि जब भी आप एरिया कोड करोगे और आपको यूनिट नहीं दी है, लेंथ की डायमेंशन नहीं दी है, तो आप स्क्वायर यूनिट लिखोगे। और डायमेंशन दी है, जैसे मान लीजिए मीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर, तो आप स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर कोड करोगे। कभी भी एरिया का आंसर जब भी आप कोड करोगे कहीं भी, तो आप स्क्वायर यूनिट जरूर लिखोगे। ठीक है, यदि कुछ नहीं दिया तो आप स्क्वायर यूनिट लिखोगे, दिया है तो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी हुई है, स्क्वायर फीट व्हाटएवर, वो लिखोगे। तो दिस विल मेक योर आंसर कंप्लीट आंसर। देख लीजिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपको इस बार क्या करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन बच्चों, एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड्स गिवन है। ठीक है जी, ये मान लीजिए पैरेललोग्राम हो गया और दो साइड्स एज अ वेक्टर दिए हुए हैं। क्या है दो साइड्स, i - j और +3k। ठीक है जी, एक साइड तो ये है और दूसरी साइड दी है 2 - 7 एंड 1, 2 - 7 एंड k कैप। ये दो वेक्टर्स के फॉर्म में दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, किसकी, पैरेललोग्राम की। और आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया कितना होगा, है ना, पूरा एरिया निकालना है आपको, इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला कि एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिंपल, कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी निकाल दो, दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर का, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कोड कर दो तो एरिया निकल जाएगा। तो मैं सिंपली ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूँ, उसका क्या करना होगा मुझे, डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करूँगा, i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है जी, 1 - 1 3, फास्ट करेंगे इस बार क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं ये प्रोसेस। ठीक है जी, चलिए 2 - 7 एंड 1, ऑर्डर देखना i, j और k ही आना चाहिए। 2 - 7 1, 2 - 7 1, ठीक है जी, -1 और -21, तो कितना हो गया, i कैप के साथ में आ गया -1 माइनस ऑफ -7 इंटू 3, तो +21, देन -j कैप, उसमें क्या आएगा 1 × 1 1 और -2 × 3, तो 1 - 6 प्लस k कैप -7 और +2। सिंपल है बच्चों, कई बार हम कर चुके हैं, अभी तक आप लोग एकदम स्मार्ट हो गए होंगे इस कैलकुलेशन करने में। देखिए 20 i कैप, ठीक है, +5 j कैप, और ये हो गया -5 k कैप। ठीक है जी, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, किसी भी स्केलर को हम वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 5 कॉमन निकल जाएगा, i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट या और k के कोफिशिएंट, तीनों में से 5 कॉमन निकाल देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है जी, ये हो गया। इसमें से अब कुछ और कॉमन नहीं निकल सकता, तो 5 तो एज इट इज आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बस। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। ये क्या निकल गया, ये पूरी वैल्यू निकल गई a क्रॉस b। मुझे किस में इंटरेस्टेड है, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ निकालने में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये वैल्यू निकालने में। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से लिखूंगा, नाउ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ये लिख दूंगा थोड़ा सा ना, बोर्ड वालों को कुछ समझ नहीं आता, आप लिखोगे नहीं तो, है ना, आप तो होशियार हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बोर्ड में आप बताने के लिए तो खड़े नहीं होगे कॉपी के पास, तो आप लिख के आओगे कि मैंने क्या किया है। क्योंकि बोर्ड का जो एग्जामिनर होता है बच्चों, जो कॉपी चेक करता है, आप उसको मान के चलो कि वो 5वीं क्लास का बच्चा है, वो वही समझेगा, वही पढ़ेगा जो आपने लिखा है। और आपने नहीं लिखा कोई भी स्टेप, तो वो उसको मान लेगा कि इसने कॉपी कर दिया कहीं से। ठीक है, तो बेटर क्या होगा कि आप लिख के चलो कि मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं एक मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ में ये किया, मैंने वो किया, सब लिखते जाओ उसके साथ में। जितना अच्छे से लिख के आओगे उतने अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ये आएगा 5 मैग्नीट्यूड ऑफ 4 1 एंड -1, 4 1 या फिर सिंपल j कैप
ये, ठीक है, n माइनस के कैप। 4 1 माइनस 1 कैसे पढ़ते हैं इसको, 4 1 माइनस 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ गया ये आ गया बच्चों 5 इंटू 18 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 रूट 2, ठीक है जी, तो हो गया 15 रूट 2। अगेन सिंस ये एरिया है तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर यूनिट चिपका दूंगा, स्क्वायर यूनिट, तो 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। सिंपल है, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया तो क्या निकालना है आपको, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चिपकाना है, और ट्राइंगल का एरिया आ गया तो इसका हाफ कर देना है, 1/2 a क्रॉस b। क्या होता है एक्चुअली, इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखना बच्चों, देखो इस पैरेललोग्राम को मैं दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकता हूँ जिनका एरिया इक्वल होगा, ये देखो, तो ये जो वेक्टर्स हैं a वेक्टर और b वेक्टर, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वो पूरे एरिया को दिखाता है, उसका हाफ कर दूंगा तो इतने पार्ट का एरिया आ जाएगा, और हाफ नहीं करूंगा तो ये और ये दोनों मिलकर आ जाएंगे, यानी ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ए वेक्टर, ए वाला क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पॉज करके, ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अब बोला क्या गया है, यदि उनके बीच में एंगल थीटा है तो ए प्लस बी के यूनिट वेक्टर होने की कंडीशन क्या होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए कि ए और बी यदि यूनिट वेक्टर्स हैं तो थीटा की कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर बन जाए। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। थीटा की वैल्यू क्या होगी कि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर बन जाए, ये है नहीं है अभी। अब मान लीजिए यदि ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इसमें लिख कर नहीं आना, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी यदि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, ठीक है जी। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको स्क्वायर कर सकते हो, वो भी 1 होगा, ठीक है जी। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होगा कि ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा मुझे, ठीक है जी। ये आपको पता है, नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है जी। यदि मेरे वीडियोस में देखा है आपने ध्यान से तो ये आपको पता होगा, यदि किसी ने स्किप कर दिया है तो अब देख लो, ठीक है जी। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करूँगा कि ए प्लस बी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भी, ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर विच शुड बी इक्वल टू 1। यदि गिवन कंडीशन को देखें कि यदि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 हो या ए प्लस बी यूनिट वेक्टर हो तो क्या होगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं कि एंगल क्या निकल के आता है। ए डॉट ए करूँगा तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। यहाँ मैंने क्या यूज़ कर लिया बच्चों, ए डॉट बी और बी डॉट ए को मैंने बराबर मान लिया, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना, आपको पता चल गया है अभी तक। प्लस बी डॉट बी को क्या रखूँगा बी स्क्वायर। याद रखना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा फॉर्मूला लेकिन बड़े काम की चीज़ है ये चीज़। ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज मतलब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज बी स्क्वायर, जहाँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर तो ए वेक्टर है ही, ठीक है जी। तो ए डॉट बी, अच्छा ए स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा 1 होगा। ध्यान करो ए इज द यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, सेम फॉर बी, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों 1 1 होंगे, तो 1 + 1 2 लिख दूँ डायरेक्ट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 2, अब ए डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा विच इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यही होगा ना। ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है ना, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी हमेशा स्केलर वैल्यू देगा, डॉट प्रोडक्ट विल गिव यू स्केलर रिजल्ट। तो 2 + 2 ए बी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है जी। अब देखते हैं, अब ए क्या है, अगेन जब भी खाली ए लिखूंगा तो उसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड, तो 1
और ये 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, हट गया, तो बच गया 2 + 2 cos थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया, इधर जाके 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है जी, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, और cos थीटा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट लग जाएगा, है ना, दिस इम्प्लाइज। जब भी आप इक्वेशन में लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कोई भी स्टेप करते हो तो क्या करते हो, इक्वल नहीं रहता वो, फिर इक्वल दिस इम्प्लाइज दैट का साइन लग जाता है। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि आपकी लेफ्ट साइड मेंटेन्ड है या राइट हैंड साइड मेंटेन्ड है, लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ कुछ भी लाते हो, ले जाते हो, कुछ भी करते हो, या मल्टीप्लाई करते हो कोई भी चीज़ को, या डिवाइड करते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आप दिस इम्प्लाइज दैट का यूज़ करोगे। ये मिस्टेक मत करना, बोर्ड में कई बार छोटी छोटी चीज़ों के भी मार्क्स काट लिए जाते हैं। हालांकि ये अगेन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आप यदि कर रहे हो तो ध्यान रखना। दिस इम्प्लाइज दैट 2 cos थीटा इज -1, तो दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, एंड दिस विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 120 डिग्री, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव और 1/2 होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए cos थीटा क्या होता है, 2π/3 फॉर इफ cos थीटा इज -1/2, तो क्या वैल्यू होगी, 0 से पाई के बीच में निकालना है एंगल। जब भी आप किसी वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कोट करोगे, तो वो वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, याद रख लो, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। 0 से पाई, नेगेटिव वैल्यू नहीं दोगे आप कि -60 डिग्री बोल दो या -120 डिग्री बोल दो, नहीं। आप कोई भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच का दोगे, 0 to 180 डिग्री। 180 डिग्री से ऊपर जाते ही क्या करोगे आप, मान लीजिए 200 डिग्री हो गया, तो आप 200 डिग्री ना बोल के क्या बोलोगे, 360 - 200 160 डिग्री बोलोगे। वैल्यू जो भी आप कोट करोगे हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो याद रखो, थीटा विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री, ठीक है, इसको भी भूलना नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। जो मैं बीच बीच में तुमको इधर उधर के ज्ञान बताता रहता हूँ, वो ज्ञान बड़े काम के होते हैं, उन्हें ध्यान से सुना करो और कोशिश करो कि याद रखो, या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन में सारे PDF आपको प्रोवाइड करते हैं। आप फिर भी चाहो तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं, आप उनको एक अलग से फॉर्मूला रजिस्टर बना के छोटा सा एक पेज में छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिख के, ताकि ज़्यादा फैला हुआ ना लगे। अब एक पेज में ही एक पूरे चैप्टर के फॉर्मूले आराम से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे और उसको यदि आप डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे तो नो डाउट आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं CBSE में। चलिए, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 2π/3 या 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।